आई विल डेफिनेटली से कि टेस्ट्रेनानोडोल अभी तक मैंने ट्राई किया हुआ बेस्ट एवर प्रोटोकॉल है, नो डाउट, इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स। ऑटो फोकस सही है ना? हाँ हाँ, कंटिन्यू करता हूँ अभी। तो बेस्ट एवर प्रोटोकॉल है इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट, बट वर्स्ट एवर प्रोटोकॉल है इन टर्म्स ऑफ फीलिंग। ब्लोटेड फील होता है, हर जगह से एसी चल रहा है, फिर भी भाप निकलती है, बीच में से नींद टूट जाती है। बट भैया, चाहे स्ट्रेंथ हो, हर एक चीज हो, सुपर डुपर हिट। आज के लिए हमारा टॉपिक होगा बॉडी बिल्डर्स को कैसे सॉफ्ट टारगेट किया जाता है, चाहे वो एमेच्योर बॉक्सर्स हो, एमेच्योर पावर लिफ्टर्स हो। मैं एमेच्योर्स की बात कर रहा हूँ, और वो भी सिलेक्टिव। बेवकूफ़ लोगों की बात चलेगी इसमें, जो एक्चुअल में अपनी फील्ड से, अपने स्पोर्ट से प्यार करते हैं। वो कभी भी दूसरे स्पोर्ट को नीचा नहीं दिखाते, ठीक है? तो इसी के अराउंड आज बातचीत चलेगी अपनी। बाप रे, ये सेट बहुत ही बेहतरीन गया है, बहुत ज़्यादा। मतलब आपको याद होगा कि नहीं पता नहीं, शुरुआत में मैंने ये जो अभी वेट लगाया है 75 kg दोनों साइड को, दैट मीन्स 150 kg। और लैट पुल डाउन के स्पेसिफिकली मशीन पे करना वो एक अलग चीज़ है। ऐसे जब आप सीटेड करते हो ना भाई साहब, आइसोलेटरल। यूनिलैटरल मतलब एक टाइम पे एक ही साइड काम कर रही है, आइसोलेटरल मतलब एक ही टाइम पे दोनों साइड अलग अलग तरीके से काम कर रही है, ठीक है? तो इसमें जो इंटेंसिटी और जो डिफ़िकल्टी लेवल के साथ जो मुझे रिज़ल्ट मिले ना, वाह, मज़ा आ गया है। तो आज मैंने 75 kg प्लस 75 kg इससे 10 रेप्स किए, और हर एक सेशन में या तो रेप्स बढ़ रहे हैं या तो वेट बढ़ रहा है। दैट इज़ रियली सरप्राइजिंग फॉर मी, डेफिनेटली बहुत सरप्राइजिंग फैक्टर है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बेस्ट एवर रिजल्ट है, बट वर्स्ट एवर फीलिंग। तो मैं क्या करता हूँ, अभी थोड़ा पानी पी लेता हूँ। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी ना, और जैसे जैसे टेस्टेनाड्रोल के लेवल्स, सीरम लेवल्स पीक करते जाएंगे मेरे सिस्टम में, वैसे वैसे आपको मेरा बिहेवियर, अपीयरेंस, परफॉर्मेंस, फिजिक सब में चेंज दिखेगा, दिख ही रहा है ऑब्वियसली। और वही, मैं ये सब कुछ छुपाना नहीं चाहता हूँ, ना ही कभी कुछ छुपाया है। मास्क लगा के, फिल्टर लगा के कब तक छुपूंगा? एक ना एक दिन तो मास्क उतर ही जाएगा। इसलिए भाई अनफिल्टर ही रहो, बेटर है। अभी मैं ना एक सेट करता हूँ इसका, जो कि लास्ट सेट है मेरा, और उसके बाद ना जो छोटी सी एक्सरसाइज है, बाइसेप कर्ल्स हो गया उसमें कैसा बैठ के मस्त बातचीत करेंगे, लंबी चौड़ी बातचीत करेंगे, है कि नहीं? चलो।
हो गया रेस्ट टाइम, अलार्म बज गया, लास्ट सेट। बेस्ट भाई, बेस्ट वाट लग गई। तो बॉडी बिल्डर चाहे वो एनहांस हो या नेचुरल हो, वो एक तरीके से अभी सोशल मीडिया पे एक सॉफ्ट टारगेट है। अरे तेरे डोले बड़े, अरे तेरे साइज इतनी बड़ी है, चल बॉक्सिंग करके दिखा, चल कुंफू कराटे करके दिखा, चल कुलांटी मार के दिखा, ये करके दिखा, वो करके दिखा, पंजा लड़ा के दिखा। और फिर कुछ कुछ लोग अपने ईगो में पंजा भी लड़ा देते, कुछ लोग मसल अप भी करने की कोशिश कर देते ऐसे FTS स्टेशन के ऊपर, फिर हो जाती इंजरी। कई बार ना बल से नहीं बुद्धि से काम लेना पड़ता है। सोचने वाली बात ये है कि एक फॉर्मूला 1 की जो कार है वो चलाना और नॉर्मल रोड से कार चलाना, दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, राइट? एक जगह पे स्किल्स चाहिए, डेफिनेटली चाहिए, इन दूसरी जगह पे प्रोफेशनल लेवल की स्किल्स चाहिए। कोई भी ऐरा गहरा नत्तू खैरा नहीं चला सकता है। वो लोग इतनी इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं, उनके आप नेक मसल्स देखो कितने डेवलप होते हैं। कई सारे लोग जो फॉर्मूला 1 रेसिंग को लाइटली लेते हैं ना, कभी जाके उन प्लेयर्स की ट्रेनिंग देखना, वो इतने हैवी वेट्स अपने गर्दन के दम पर ऐसे उठाते हैं। और यहाँ घर बैठे लोगों को क्या लगता है, हूँ सू गाड़ी जा रही है, कोई स्किल नहीं, सारा कमाल तो गाड़ी का ही है। नहीं मेरे भाई, पर्दे के पीछे की सच्चाई जानने के लिए आपको उस चीज़ में एक्चुअल में इंटरेस्ट लेना पड़ता है। उसी तरीके से अगर कोई फाइटर है तो फाइटर स्टेज पे जाके एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर के साथ compete करके उससे बेटर प्लेसिंग नहीं ला सकता है, बराबर, क्योंकि उसने उस स्पेसिफिक स्किल पे काम नहीं किया है बॉडी बिल्डिंग के। उसको पोज भी ढंग से नहीं करते आएगा, राइट? और सेम चीज़ बॉडी बिल्डर को नहीं फाइट करते आएगा एक प्रोफेशनल फाइटर से। दोनों का प्रोफेशन ही अलग है,
लेकिन मसल्स दिख रहे हैं ना, मसल्स दिख रहे हैं तो बस। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि वो हर्ट किसकी हो रही है, इनसिक्योर कौन फील हो रहा है, एक एमेच्योर बॉक्सर या फिर एक बॉडी बिल्डर। अगर वो एक एजुकेटेड बॉक्सर रहेगा, फाइटर रहेगा, वो रिस्पेक्ट करेगा कि सामने वाले का स्किल सेट अलग है, मेरा स्किल सेट अलग है, मैं क्यों उस पर कमेंट करूं, है कि नहीं। अगर कोई 100 मीटर दौड़ने वाला होगा, वो रनर को थोड़ी, सॉरी स्विमिंग करने वाले प्रोफेशनल स्विमर को थोड़ी बोलेगा तो दौड़ के बता, चल दौड़ने का चैलेंज लगा, है कि नहीं। वैसे ही अगर कोई एमएमए फाइटर है, वो अगर किसी प्रोफेशनल आर्म रेसलर के साथ पंजा लड़ाएगा, वो आर्म रेसलर तोड़ देगा उसका एल्बो तोड़ देगा, नहीं तो रिस्ट तोड़ देगा। सिंपल सी बात है। फिर बात आती भाई स्ट्रीट फाइट पे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। भाई स्ट्रीट फाइट पे कोई रूल्स नहीं होते, कोई भी रूल्स नहीं होते। इट इज़ अगली, वेरी अगली। जो हाथ में दिखा, जहाँ से दिखा, वो सर में डालते हैं। ये मैं बाय एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको गुंडा बनना है कि स्पोर्ट्समैन बनना है ना। क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों से गुज़र चुका हूँ और जानता हूँ कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, किस तरीके से इम्पैक्ट करता है आपकी इमेज को, आपके करियर को। तो अगर आप चाहते हो कि ओवरऑल एक स्पोर्ट्स को ग्रो होने का एनवायरनमेंट मिले, तो दूसरे स्पोर्ट्स को नीचा दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। और अभी तो यार ये नीड है, अगर कोई बंदा जिम जा रहा है, चाहे वो नेचुरल है चाहे वो एनहेंस्ड है ना, वो किसी एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वो सच में मैटर करता है। और रही बात, अभी बार बार वही स्टडी लोग कोट करते हैं जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। भाई अनट्रेंड लिफ्टर थे, उनको टेस्टोस्टेरोन दिया गया, उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो गई एज़ कम्पेयर टू जो लोग जिम जा रहे थे, अच्छा डाइट ले रहे थे। ठीक है, मान लिया भाई, लेकिन वो चीज़ एक सर्टन लेवल तक काम करेगी ना। देख लो, किसी बंदे को दे दो 3 ग्राम टेस्टोस्टेरोन, फट के हाथ में आ जाएगी उसकी, वो बोलेगा नहीं चाहिए भाई, गांठें बन जाएगी इतनी इतनी। बनाओ उसको सिर्फ 3 ग्राम टेस्टोस्टेरोन दे के मिस्टर ओलंपिया, मिस्टर इंडिया, बिना किसी डाइट और बिना ट्रेनिंग के। मैं मानता हूँ ना कि पीईडीज का रोल है। एक अनट्रेंड लिफ्टर को दिया गया है टेस्टोस्टेरोन, तो एक सर्टन थ्रेशहोल्ड तक वो चीज़ काम को आएगी। वो थ्रेशहोल्ड जाने के बाद वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थोड़ी बन जाएगा। कितने लोग हैं भाई, हमारे इंडिया से ही देख लो, हमारे इंडिया में हर जिम में, हर कोने में आपको कोई ना कोई बंदा डी बॉल, एनआर, अभी तो साम्स तो भाई लोग कैंडीज की तरह खा रहे बच्चे। तो भाई वो लोग कहाँ कुछ उखाड़ पा रहे हैं, उनको भी छोड़ दो। मैं ऐसे ऐसे बंदे देख रहा हूँ लिटरली, जो सालों से मैं जितने पीडीज ले रहा हूँ ना, उससे ज़्यादा ले रहे। तो भी किस चीज़ के लिए, हंसी आएगी आप लोगों को सुन के, एब्स निकालने के लिए वो स्टेरॉइड लेते हैं, 6 पैक के लिए लोग स्टेरॉइड ले रहे हैं। इस पे करते बात।
जब मैंने ये एनहेंस बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करने का और सबके सामने ट्रांसपेरेंटली ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने का सोचा था, तो सच बताओ कि सोल पर्पस इसमें फेम नहीं था। मैंने पहले बार बार बोले कि ये एनहेंस बॉडी बिल्डिंग की चुल मेरे में पहले से ही थी। खुजली बहुत पहले थी, लेकिन खुजली मिटाने के लिए उस टाइम पे पैसे नहीं थे, ना ही नॉलेज था। और थैंक्स टू गॉड जिसने मुझे इतनी सद्बुद्धि दी, भगवान ने मुझे सही टाइम पे इतनी सद्बुद्धि दी कि बेटा रुक जा, तेरा टाइम आएगा, रुक जा। ये चीज़ जितनी आसान दिखती है उतनी है नहीं, इसलिए तो रुक जा। तो मैं रुक गया, और जब इनफ पैसा आ गया, स्टेबल हो गया, तब जाके मैंने ये चीज़ स्टार्ट की। इतना भी ज़्यादा स्टेबल नहीं था, बट ठीक है, स्टार्ट करने के हिसाब से स्टेबल ही था। फिर जब मैंने ये चीज़ रिवील की, बाहर तो काफ़ी सारे लोगों ने ट्रांसपेरेंसी का एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा है, बट इंडिया में नहीं था। इंडिया में बस इतना बोल देते थे कि हाँ हम एनहांस्ड है, ऐसा ऐसा है, लेकिन एग्जैक्ट डे टू डे जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे, वो ब्लड रिपोर्ट दिखा के, ऐसे बाल निकाल करके दिखाने की किसी में डेयरिंग नहीं होती थी। तब मैंने ये चीज़ सोची और फिर लोगों ने कनेक्ट करना स्टार्ट किया। उसमें से कुछ लल्लू पंजू लोग ऐसे थे जिन्होंने उस चीज़ को गलत वे में लिया, और उन्होंने ये सोचा कि अरे ये बंदा अगर साइड इफ़ेक्ट दिखा रहा है, ये बता रहा है कि मैं एनहांस्ड हूँ, मैं ये कंपाउंड्स यूज़ कर रहा हूँ, तो हम एक स्टेप फर्दर जाएंगे, हम ऑन कैमरा इंजेक्ट करेंगे, हम कहाँ से कैसे लेते वो सब कुछ बताएंगे, कितना कितना डोज लेना है, कैसे गोली खानी है, वो सब कुछ बताएंगे। और उसमें से कुछ लोग थोड़ा बहुत फेम के चक्कर में उनको सो कॉल्ड सक्सेस तो मिल गई, बट आज भी उनकी फिजिक पहले से बेहतर तो छोड़ो, पहले से बदतर हो चुकी है। द रीज़न इज़ उनको बॉडी बिल्डिंग से प्यार नहीं है, उनको प्यार है फेम से, अटेंशन से। और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं हूँ। अच्छा लगता है मुझे भी, कोई अप्रिशिएट करता है, लेकिन उतना ही अच्छा तब लगता है जब मुझे कोई कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज़ करता है। लोगों ने बोला है, गणेश भैया, गणेश सर, आप चेस्ट पे काम करो, आप अपने लैट्स पे काम करो, आप इस पे काम करो, उस पे काम करो। मैंने किया। हाँ, जो लोग घटिया तरीके से क्रिटिसाइज़ करते हैं, आलतू फालतू बोलते हैं, उनको मैंने उसी तरीके से जवाब दिए। बट इन लोगों ने जो मेरी जर्नी देख के जो एक्चुअल चीज़ है जो उसमें से लेनी चाहिए थी, वो ली ही नहीं। उन्होंने क्या लिया, फेम मिल रहा है तो हम लोगों को ये बताएंगे, देखो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, हमसे कोचिंग लो, ऐसा लो, है ना, देखो ये ऐसा सामान लेते हैं, ऐसे लोगे तो कुछ नहीं होगा। फिर आजकल वो ही लोग बोलने लग गए कि हाँ भाई साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे ही होंगे, आप सिर्फ हार्म रिडक्शन कर सकते हो। मोदी जी की तरह मैं भी बोलूँगा, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए लेकिन बात ये है कि मराठी में एक कहावत है, निंदकाचे घर असावे शेजारी। मतलब जो आपकी निंदा करता है, जो आपको क्रिटिसाइज़ करता है, ज़रूरी नहीं कि आपका वो दुश्मन ही हो। पहले उसको देखो, उसके क्रिटिसाइज़ करने का तरीका देखो। अगर वो
आपको गलत बोल रहा है, पर्सनल लेवल पे जाके आपकी फैमिली को गलत बोल रहा है, गाली गलौज कर रहा है या कुछ भी आलतू फालतू बोल रहा है, ठीक है, एक अच्छे मैनर के साथ आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, तो भाई उसको उसी की भाषा में जवाब दो। लेकिन अगर सही से क्रिटिसाइज कर रहा है तो भाई ये इससे बढ़िया आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं तो यहाँ तक बिना किसी कोच के पहुँचा हूँ, सेल्फ कोच ही कह सकते हो ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन। बट स्टिल अगर मुझे किसी को कोच कहना होगा तो मैं उन लोगों को कहूँगा जो लोग मेरी जर्नी को क्लोजली फॉलो करते हैं, वो चाहते हैं कि मैं अप्रिशिएट करूँ और वो मुझे कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज़ करते आए, यानी मेरी ऑडियंस। उस ऑडियंस में कई सारे बड़े से बड़े कोच से लेकर छोटे से छोटे कोचेस है, बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर से लेकर छोटे से छोटे बॉडी बिल्डर है, आम आदमी है। लेकिन मैं जिस नज़रिए से अपने आप को नहीं देख पा रहा हूँ वो उस नज़रिए से मुझे देख पा रहे हैं, मेरी कमियों को देख पा रहे हैं, और मैंने उन चीज़ों के ऊपर काम करते गया। नहीं तो मैं कोई हाइपर रिस्पॉन्डर थोड़ी हूँ जो इस लेवल का एक साल में ट्रांसफॉर्मेशन कर पाया। क्या है मेरे में बताओ? का है राउंड मसल बेलीज है, बोन डेंसिटी है, बताओ? कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप माइंडसेट को कह सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे अगर कोई चीज़ सबसे बेस्ट गिफ्ट की होगी अपार्ट फ्रॉम माय लवली वाइफ, तो वो है मेरा माइंडसेट, ठीक है। और उस माइंडसेट की बदौलत ही वो मुझे मिली है, क्योंकि उसको भी वही चीज़ मेरे में सबसे ज़्यादा पसंद है। पानी की बोतल तो अब ये वीडियो देख के वही फेक आईडी लेकर मुझे फॉलो करने वाले ये साम गॉब्लिन्स, रॉयड गॉब्लिन्स की पिछवाड़े में आग लग जाएगी। लेकिन वो इससे एक चीज़ नहीं सीखेंगे कि भाई हमने अभी तो रुक जाना चाहिए, इतना सारा सामान ठोक के भी हमारे में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, 5-6 कोच बदल के भी हमारा पिछवाड़ा बस सूझता ही जा रहा है। तो पिछवाड़ा फटने से पहले हमें देखना चाहिए, है ना। रॉयड के ऊपर बहुत हॉफ कर लिया, बहुत अच्छा लगता है, गोरे बोलते हैं कि आज हम इस रॉयड पे हॉप कर रहे हैं, इस शाम के हॉप कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी 1-2 साल के लिए डाइट पे भी हॉप कर लो, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग पे भी हॉप कर लो, है ना। क्या पता भाई थोड़ा उसमें चेंज आए। स्मिथ मशीन रोज से हम सीटेड रोज पे शिफ्ट हो गए और थोड़े बहुत चेंजेस किए। जो अबडक्शन की मशीन थी उसको हमने मैक्स आउट कर दिया, जिस वजह से अभी हम ग्लूट्स के लिए फिर से स्मिथ मशीन स्टिफ लेग डेडलिफ्ट पे आ गए, जिसमें इरेक्टर्स भी थोड़ा बहुत योगदान देंगे। इसलिए हमने स्मिथ मशीन रोज को रिप्लेस कर दिया है सीटेड रोज से, और ग्लूट्स के लिए हमने ऐड किया है स्मिथ मशीन स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। ये वार्म अप सेट हमारा हो गया 150 केजी से, अभी 200 केजी फुल स्टैक सीटेड रोज मेन सेट। और बात करेंगे अभी, पहले सेट फिनिश कर लेता हूँ।
10 रेप क्वाइट इजी, क्योंकि एक तरीके से हमने अनसपोर्टेड मोमेंट्स को इतने सालों तक किया है। सपोर्टेड मोमेंट्स डेफिनेटली काफ़ी इजी लगते हैं। अब थोड़ी बात करते हैं ये बॉडी बिल्डर्स को डिमोनाइज करने वाले आर्ग्यूमेंट्स की। तो ये जो भी पीडीज है ना, एक तरीके से ये फॉर्मूला 1 की कार की तरह है। आम रोड पे नहीं चला सकते, क्योंकि आम रोड पे रोड नहीं है, गड्ढे। हम गड्ढों पे गाड़ी चलाते, और वो फॉर्मूला 1 वाली कार चलाने के लिए क्लीन रोड चाहिए। वैसे ही पीडीज अगर आपको यूज करने हैं तो आपको सालों का क्लीन डिसिप्लिन चाहिए। अगर वो नहीं होगा, चटर पटर खा रहे हो, गेनिंग के नाम पे मोटे होते जा रहे हो, तो भैया बीपी बढ़ेगा, एरोमेटाइजेशन बढ़ेगा, साइड इफेक्ट्स बढ़ेंगे। यही तो चीज इन लोगों को समझ में नहीं आती है। बेल्ट खोल देता हूं। नाउ आई एम फीलिंग काइंड ऑफ रिलैक्स। बेल्ट की वजह से थोड़ी सी सांस फूल रही थी। हाँ, तो फॉर्मूला 1 की कार हम नॉर्मल रोड पे जैसे नहीं चला सकते हैं, उसी तरीके से पीडीज, ये जो नॉर्मल लोग वाना बी बॉडी बिल्डर्स है, जो एक्चुअल में बॉडी बिल्डर है नहीं लेकिन अपने आप को समझ रहे हैं, उनके काम की चीज़ है ही नहीं। उनके काम की चीज़ है ही नहीं, क्योंकि उसके लिए चाहिए भाई क्लीन रोड, क्लीन डिसिप्लिन। अगर वो नहीं होगा, यहाँ बंदा बॉडी बिल्डर कम हलवाई बने जा रहा है, खा रहा है दुनिया भर के इधर उधर की मिठाइयाँ, बर्गर, शर्गर, वड़ा पाव। बन भी रहा है वड़ा पाव जैसा है ना। बनने चले थे, बॉडी बिल्डर बन गए बर्गर। तो उससे अगर आपको बचना है तो आपको पहले बेसिक्स मास्टर करने पड़ेंगे। बहुत हार्ड है, बहुत दिल पे लग जाएगी ये चीज़, लेकिन आप खुद देखो आजू बाजू, आज सोशल मीडिया पे इतना कचरा हो गया है। हर 14-15 साल का बच्चा उठ रहा है, बोल रहा है हेलो गाइस, देखो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी फर्स्ट साइकिल। अरे भाई, उस टाइम पे मेरे बाप ने मेरे को साइकिल भी नहीं दी थी चलाने वाली। क्या बताऊँ, रियलिटी है क्या। नई साइकिल मेरे को 10th पास होने के बाद मिली, सोचो। और ये 10th पास होने के बाद एस्टेरॉइड्स की साइकिल चला रही। कमाल की बात है। क्या मिलेगा क्या तुमको ये सब कुछ करके? फेम? क्या करोगे उस फेम का? अरे भैया, तुमसे बहुत बड़े बड़े लोग आए, फेम लेके चले गए। फेम ही खाना है तो भाई गोबर खा के खाओ फेम। अगर तुम इतने भूखे हो, वो पुनीत सुपरस्टार जैसे, है कि नहीं? उसके ऊपर इतना नशा सवार हो गया कि आज वो किसी भी हद तक जा सकता है फेम के लिए। तो इन लोगों को बॉडी बिल्डिंग से प्यार नहीं, फेम से प्यार है। ठीक है, तो भाई आप डिसाइड करो
अगर आपको बॉडी बिल्डिंग से प्यार है, देखो मैं लिविंग एग्जाम्पल हूँ आपके सामने। जर्नी देखो पूरी। नहीं भागा भाई मैं फेम के पीछे, नहीं भागा उस फेम से मिलने वाले घटिया स्पॉन्सरशिप्स के पीछे। मुझे ये पसंद है यार, ये चीज़ मुझे जिंदा फील करवाती है। इस चीज़ के लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो फॉर्मूला 1 की कार चलाना जैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे भाई पीडीज चलाना भी किसी इररिस्पॉन्सिबल बंदे का काम नहीं है ना। तुमसे बड़े बड़े सूरमा जो खुद रिस्पॉन्सिबल थे वो भी चले गए बॉडी बिल्डर इस दुनिया से। उनके जेनेटिक प्री डिस्पोजिशंस थे, कुछ कुछ ऐसे डिजीजेस थे अंडरलाइंग, कुछ कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस थी जो उनको भी लेट पता चली। उसी तरीके से भाई बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स खेलने वाले हैं। सिर्फ फार्मूला 1 ही अकेली चीज़ नहीं है, वो भी चले गए इस दुनिया से। इतने बड़े बड़े तोप चले गए भाई, तुम इतनी सी पिद्दू सी साइकिल चला रहे हो और बस फेम के लिए। डेफिनेटली नॉट वर्थ इट। तुम बस अपनी ज़िंदगी का मजाक बना रहे हो एंड उसका भुगतान भी तुमको ही करना पड़ेगा, बाकी और कोई करेगा नहीं। Sure. Let's check back. Hey, Mark.